हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन को हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। और यह क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो। इसके पहले की वीडियो में हमने पढ़ लिया दोस्तों भारत में पुर्तगालियों का आगमन, जिसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा है। इसी के क्रम में अगली वीडियो आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों भारत में डचों का आगमन कैसे होता है और वह किस प्रकार से भारत पर व्यापार करते हैं, उनकी व्यापारिक नीति कैसी थी, उसको आज हम पढ़ेंगे दोस्तों भारत पर डचों का आगमन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि डच किस प्रकार भारत में आए थे। पुर्तगाल पर दोस्तों स्पेन का कब्जा हो चुका था, जिसकी वजह से जो डच व्यापारियों का मार्ग था वो बिल्कुल बंद हो चुका था। वहाँ की जो इनकी व्यापारिक नीति थी, उनका जो व्यापार था वहाँ के बाजारों में इनका बिल्कुल बंद हो चुका था, जिससे वो लोग सोचते हैं कि अब यहाँ का व्यापार तो हो नहीं रहा है, अब कहीं दूसरी जगह चल के व्यापार करते हैं। तो उसी समय देखते हैं कि भारत से जो पुर्तगालीज थे वो भारत में मसालों को ले जाकर विदेशी मार्केटों में बेचा करते थे, जिससे उनको काफ़ी फायदा होता था। तो उनकी समृद्धि काफ़ी तेज हो रही थी, जिसको देखकर डच भी समुद्री मार्गों से भारत में आने का सपना सोचते हैं। लेकिन समुद्री मार्गों पर दोस्तों पुर्तगालियों का पहले से ही कब्जा हो चुका होता है, क्योंकि पुर्तगालियों में सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आया था, जिसको केवल भारत आने का रास्ता पता था। लिंस कुटिन नाम का दोस्तों एक डच पर्यटक था, जो कि पुर्तगालियों के साथ काफ़ी समय पर रह चुका था, जिसको भारत की व्यापार नीति और भारत के उत्पादन के बारे में उसको काफ़ी नॉलेज हो चुका था। वह दोस्तों योजना बनाता है। 1595 ईस्वी में वह हाउटमैन नाम का एक व्यापारी बेड़ा लेकर भारत के इंडोनेशिया वाले क्षेत्र पर जाता है। क्योंकि दोस्तों भारत का जो समुद्री मार्ग था वहाँ पर पुर्तगालियों का पहले से ही कब्जा हो चुका होता है, इसलिए वह दक्षिण पूर्वी भाग में जाता है, इंडोनेशिया वाले भाग में। वहाँ पर दोस्तों पहुँचता है, वहाँ पर ये देखता है कि यहाँ पर पुर्तगाली पहले से उपस्थित थे और ये लोग व्यापार अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं। लेकिन उनमें एक कमी थी, उनके पास जो सैन्य शक्ति संचालन की पावर थी वो कम थी, जबकि डच व्यापारियों के पास सैनिक क्षमता ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वे दोस्तों जल्दी ही वहाँ पर जाके कब्जा करते हैं और 1602 ईस्वी में वो लोग डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों डच व्यापारी हैं वो डायरेक्ट भारत पर नहीं आते हैं, पहले वो इंडोनेशिया वाले भाग पे जाते हैं। इसके बाद से वो धीरे धीरे भारत पर आगमन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब दोस्तों 1602 ईस्वी में ये लोग इंडोनेशिया वाले क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। इसके बाद दोस्तों इन्होंने मलक्का, इंडोनेशिया और भारत के पुलिकट क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया था और 1636 तक ये लोग मालाबार तथा सिरोन वाले जो इलाका था, यहाँ पर पुर्तगालियों का काली मिर्च और इलायची का व्यापार हुआ करता था, जहाँ पर ये डच व्यापारी थे जाके आक्रमण करते हैं और वहाँ पर उनका अधिकार छीनने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार वहाँ पर अधिकार भी कर लेते हैं। 1661 तक ये लोग वहाँ पर अधिकार कर लेते हैं, जो कि केवल 2 क्षेत्र अधिकार नहीं कर पाते हैं, दमन और द्वीप क्षेत्र को। वहाँ पर पुर्तगालियों को पूरी तरीके से पकड़ थी। इसको छोड़कर बाकी जितने भी इलाके थे पुर्तगालियों के द्वारा कब्जे किए गए थे, वो सबको अपने अधीन में कर लेते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों डच व्यापारी भी भारत पर अच्छी तरीके से व्यापार करते हैं और इनका एक मेन मुद्दा था कि ये लोग भारत से ऊनी वस्त्र को ले जाकर विदेशी मार्केटों में बेचा करते थे। काफ़ी सारा इनको मुनाफा मिलता था। हम देखेंगे कि पुर्तगाली डचों के व्यापार में क्या अंतर है। तो दोस्तों पुर्तगाली जो आए थे वो भारत से मसालों को लेकर जाते थे, विदेशी मार्केटों में बेचा करते थे, और जबकि डच व्यापारी जो थे भारत के ऊनी वस्त्र को ले जाकर विदेशी मार्केटों में इन कपड़ों को बेचा करते थे, जिससे उनको काफ़ी मुनाफा होता था। अब दोस्तों ये बहुत दिनों तक अपना शासन कर रहे होते हैं, लेकिन इनका भी ज़्यादा दिनों तक चलता नहीं है, क्योंकि इसके बाद से जो थे और भी कंपनियां भारत में आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसका अगला क्रम था दोस्तों ब्रिटिश कंपनी। अब चूँकि दोस्तों ब्रिटिश कंपनियां आने लगी थी भारत में और डच कंपनियां धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी थी। तो अगले पॉइंट में हम देखेंगे कि डच कंपनियां जो थी इनका असफलता के प्रमुख कारण क्या थे, क्योंकि ये लोग सिर्फ व्यापार करना जानते थे, वहाँ की राजनीतिक शक्ति को स्थापित करना नहीं जानते थे। तो इसका दोस्तों पहला कारण था, पहला इनका मेन असफलता का कारण था कि ये दोस्तों भारत के मेन भूमि पर ये लोग अपना अधिकार नहीं जमा पाए थे। ये केवल दक्षिण पूर्वी इलाकों पर ही अपना व्यापार करते रह गए, जो कि दोस्तों प्रॉपर भारत पर आ नहीं पाए थे। एक रीज़न ये भी था कि बिना राजनीतिक सत्ता स्थापित किए ही भारत पर व्यापार करने की सोच रहे थे, जो कि इनका सही साबित नहीं हुआ।
और दूसरा कारण ये हुआ दोस्तों कि इनका कंपनियों के साथ जो था वो अच्छे से संबंध नहीं था, क्योंकि भारत में जो पहले से कंपनियां थी इनका अच्छे से संबंध नहीं था, क्योंकि ये दोस्तों कभी स्वतंत्र रूप से भारत पर व्यापार नहीं कर पाए थे। ये इनके अधीन होकर ही भारत में व्यापार करते थे और यहाँ का प्रोडक्ट ले जाकर विदेश की मार्केटों में बेचा करते थे, जिस वजह से इनका दोस्तों काफ़ी दिनों तक इनका व्यापार चल नहीं पाया। और तीसरा कारण था दोस्तों ब्रिटिश जो नौसैनिक थे, ब्रिटिश सैनिक इसके बाद आने लगे थे, ब्रिटिश कंपनियां भारत में आने लगी थी, उनके पास जो थी वो जो नौसैनिक शक्ति थी वो ज़्यादा थी। क्योंकि दोस्तों हम देखेंगे कि भारत का जो दक्षिणी एरिया है यहाँ पर समुद्री एरिया था, यहीं से ये लोग व्यापार करते थे। दोस्तों जब आपकी समुद्री शक्ति मजबूत नहीं होगी तो कोई दूसरी शक्ति आके आपको प्रभावित कर सकती है। तो ये मेन कारण हुआ, क्योंकि दोस्तों नौसैनिक संचालन के पास ढंग से था नहीं, और जो ब्रिटिश कंपनी आई थी उनके पास नौसैनिक संचालन की शक्ति जो थी काफ़ी मजबूत थी, जिसकी वजह से इनके बीच में झड़प होती है और डच जो है इनका सामना नहीं कर पाते हैं। तो ये दोस्तों इनका तीसरा कारण था। चौथा कारण यह था दोस्तों कि यूरोपीय राजनीति की जो बदलती समीकरण थे, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में लगातार युद्ध हो रहे थे दोस्तों, जिसके कारण इनका जो मेन हेडक्वार्टर था डचों का, उनका जो था वो आर्थिक स्थिति से काफ़ी कमज़ोर होने लगे थे। तो इस प्रकार दोस्तों भारत पर जो डच कंपनियां आई थी वो धीरे धीरे भारत से समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे कि भारत में अगली कंपनी आई थी ब्रिटिश कंपनी, जो कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करती है। दोस्तों हम यहाँ पर एक पॉइंट देखेंगे कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी थी, जो कि डच कंपनी के बाद आई थी। उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हुआ था, जबकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1602 ईस्वी में अपना कंपनी स्थापित करते हैं, जबकि अंग्रेजों के पहले ये लोग आते हैं। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में ही अपनी कंपनी स्थापित करते हैं, जिसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हमने डच के इतिहास को पूरा पढ़ा था। जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आप एक बार किताब को रिकॉल कर लेना, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।